ने की है। अरुण जी, शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा कि जो रायता फैल गया है यूपी से और उसके पहले से चीजें चल रही हैं और एनडीए में जिस तरीके से उनके अपने सहयोगी दलों ने भी अब इसमें आंखें तिरछी की हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी पेशानी पर बल दिख रहे हैं। जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है लेकिन उनका अपना है, और जिस तरीके से सर्वधर्म संभाव को लेकर चलने वाला, चाहे वो जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान का दल हो, सब कहीं ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम मैंने जिसका जिक्र किया उत्तर प्रदेश वाले साहब उससे दुखी हैं। ऐसे में कैसे इसको सबको देखा लिया जाए? अब बहुत निकट बजट भी है और ये भी निकल कर आया था कि कुछ मोदी जी जो है राहुल गांधी को राहुल गांधी के ही हथियार से मारने की कोशिश हुई, लेकिन उन सबके पहले, बजट आने के पहले, ये जो कठिनाई या मुश्किल, ये उनके लिए कठिनाई है बीजेपी के लिए, एनडीए जो जिसे संभाल के रखना है मोदी जी को, उसके लिए बचाए रखने के लिए, या कुछ एक ये सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है? अरुण जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम आप बात करने जा रहे हैं, बीजेपी है कहां? बीजेपी जो जनसंघ के बाद बनी, जिसको बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बाग, लाल कृष्ण आडवाणी, वसुंधरा यशोधरा राजमाता विजय राजे सिंधिया, ये जो पुराने लोग थे, जो बीजेपी बनाई थी, उसमें आंतरिक लोकतंत्र था। जिस बीजेपी को एज प्रेसिडेंट टेक ओवर किया अमित शाह ने, और रिमोट कंट्रोल जिसका आया नरेंद्र मोदी के हाथ में, वो फिर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनी, जिसमें दो ही लोग थे, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। उसके बाद सबको हुक्म मानना था, किसी की कोई राय की इज्जत नहीं थी, किसी की कोई इज्जत नहीं थी। और आप देखिए, आज इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रमाण के तौर पर बताता हूं कि योगी की कैबिनेट देखिए, चाहे वो पहले बार की कैबिनेट में थोड़ा संतुलन था, 2019 में उन्होंने जो किया, सारे बीजेपी के बड़े चेहरे या तो बिल्कुल एकदम दबा दिए गए हैं, चाहे वो राजनाथ हो, क्या भूमिका है राजनाथ की, और या फिर जो युवा चेहरे थे उनको सबको बाहर कर दिया। तीसरे टर्म में आते आते और स्थिति साफ हो गई है। दरअसल नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि भारत की जनता ने उन्हें वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया है, और इसकी वजह से उन्होंने जो जिस तरह की दादागिरी की, उसको स्पष्ट। अब आप देखिए, जिन राज्यों में सबसे पहले जब वो गुजरात से निकले, तब उन्होंने गुजरात में कैसे बीजेपी की पूरी स्थापित लीडरशिप को खत्म किया, अपने लोगों को खड़ा किया, अपने लोगों को लाए। उसके बाद वो जब आए तो उन्होंने कहां कहां प्रयोग किए, राजस्थान को हरियाणा को पहले देखिए, हरियाणा के बाद फिर आप हिमाचल को देखिए, हिमाचल के बाद आप उत्तराखंड को देखिए। मतलब आदमी चुनाव हार गया मुख्यमंत्री कुर्सी पर, लेकिन इन्हें बनाना है। ठीक इसी तरह से जो प्रयोग किए, अब आज ठीक है, अनुराग ठाकुर के पिताजी प्रेम कुमार धूमल कितने बड़े नेता थे, लेकिन जयराम ठाकुर उनकी जगह मुख्यमंत्री बन गए थे। पूरा जीवन जिन लोगों ने हरियाणा में मार खाई, बीजेपी के 3-4 लोग थे, एक रामविलास शर्मा थे और एक अनिल विज थे और 1-2 लोग और जिनको हम लोग जानते थे। उनकी भूमिका नीचे हो गई। मुख्यमंत्री कौन बना? खट्टर। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सेवादार थे जब वो हरियाणा के प्रभारी थे। तो नरेंद्र मोदी ने जो पार्टी चलाई, वो मायावती की तर्ज पर पार्टी चलाई, जयललिता की तर्ज पर पार्टी चलाई, और बाकी ऐसे और उदाहरण नहीं है। यही 2 महिला नेताओं के हैं कि जिसको चाह जो चाहे, मुलायम सिंह भी अपनी पार्टी, ममता भी अपनी पार्टी में थोड़ा लोकतंत्र रखे हुए। तो उसके बाद जो हुआ है वो आज आपके सामने है। मनमानी होनी है। आईएएस अफसर मंत्रिमंडल में है और जिन नेताओं ने पूरा जीवन दे दिया। आप और हम भोपाल में बैठे हैं, भोपाल की हालत देखिए ना, कहाँ है? चौथाई सरकार जो है कांग्रेस की है, 32 में से 8 जो है कांग्रेसी हैं, और हर जगह स्थापित नेताओं को नरेंद्र मोदी ने कमजोर किया है। सबसे ज्वलंत और ताजा उदाहरण जो है वो मध्य प्रदेश का है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 163 सीटें जीती गई, लेकिन उन्हीं के हाथ में पर्ची पकड़ा दी कि आप मोहन यादव का नाम लेंगे। ये नरेंद्र मोदी, ये दादागिरी है नरेंद्र मोदी की, उनका दबदबा है, और उनसे सीनियर शिवराज सिंह चौहान मुंह नहीं खोल पाए। ये कौन सा डर था? क्यों? क्योंकि जिस तरह लोगों को 2018 में एक बैठक भोपाल के समन्वय भवन में हुई थी,
उसमें तब बड़े बड़े नेता जो पितृ पुरुष थे बीजेपी के, वो पहली रो में बैठे थे और वहां मैंने अमित शाह का भाषण, हालांकि मीडिया अलाउड नहीं था पर हम चोरी से घुस गए थे, और जो भाषा और जो शैली थी उनकी, मतलब बिल्कुल तुम लोग हो ही नहीं कुछ। अब कैलाश जोशी और सुंदरलाल पटवा जैसे लोग सामने हो और वहां ये कहा जाए आप लोग घर जाके सोचना कुछ भी नहीं हो, आप नहीं हो, पार्टी है जो कुछ है। तो इन लोगों ने जो मनमानी की, आज उसका खामियाजा भुगतने के लिए इन्हें तैयार रहना होगा। अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह से गदर मचा हुआ है। भाई किसको उभार रहे हैं? अमित शाह ने केशव मौर्य को हवा दी हुई है। केशव मौर्य की खासियत यह है कि वो जो अति पिछड़ा है, काछी और कुर्मी ये सब वाले वर्ग से, काछी वर्ग से आते हैं, उनका 8.5 का जनसंख्या में वो है, और उनकी खासियत यह है कि वो एक विधानसभा चुनाव जीते हैं और एक लोकसभा चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव हार गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। अब वो 98 से लगातार जीत रहे योगी आदित्यनाथ के सामने वो एक नया चेहरा खड़ा करके और ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो अति पिछड़ों की पार्टी है। उसका, क्योंकि अखिलेश यादव का मुकाबला है, दलित जो है, खासकर जाटव जो है, वो मायावती के साथ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोशिश थी कि वो उन सब जातियों को, जिसमें एक बड़ा समाज है, उनको अपने साथ जोड़े, तो उनका नेता बना दिया केशव मौर्य को। अब केशव मौर्य की हैसियत यह है कि वो खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे और जिस इलाके से आते वहां सारी सीटें बीजेपी हार गई है। उसके बाद भी अमित शाह को चूंकि उनका चेहरा पसंद है, तो वो उनको फिर डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार पिछले दिनों से वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, दिल्ली जाके अमित शाह से मिल रहे हैं, और ये खेल चल रहा है वहां पर, जिस पर लगातार बातें हो रही हैं, सब बात कर रहे हैं। पर इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं जुटा पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को वो कह दें कि चलिए आप हटिए, या भेज दें केशव मौर्य को जो जाके कहें मैं शपथ लूंगा। क्योंकि शपथ लेने के लिए अगर वो कह देंगे तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, वो एक क्षण नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोदी की का नियंत्रण बहुत मजबूत है। जैसे मध्य प्रदेश पर मंगू भाई पटेल गवर्नर है, उनके लिए मोदी भगवान है, ठीक वही स्थिति आनंदी जी की हुई है। तो ये इन्होंने जिस तरह से पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, ठीक है सत्ता में आप आए, आपने राम और वो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के हमारे देश में कभी इस तरह का भाव नहीं बना, जो आपने अभी बात कही मुजफ्फरनगर के ऑर्डर की, इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए नरेंद्र मोदी कहां से कहां ले गए। पिछले चुनाव में देखिए आप, उनके भाषणों को अगर निकाल लिया जाए तो ये साफ है कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के बीच में एक बड़ी विभाजक रेखा खींच रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि वो देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये देख रहे हैं कि उन्हें संडे को ईसाइयत से जोड़ने में मजा आ रहा है, उनको जो है वो मुजरा करवा रहे हैं लोगों से, उनको जो है वो मंगलसूत्र और भैंस खुलने का वो रह रहा है। भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि जब प्रधानमंत्री, जिन्हें ये चीजें रोकनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब इन्होंने 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए जो दंगा हुआ था गुजरात का, गोधरा कांड के बाद जो कुछ हुआ था, तो अटल जी ने कहा था ना कि राजधर्म, लेकिन नरेंद्र मोदी की वो आदत नहीं है। और दुर्भाग्य ये कि पार्टी में संघ उनके पीछे खड़ा हो गया और पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं था। देखिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली बीमारी की वजह से चले गए, अब पता नहीं मनोहर पर्रिकर और अनंत कुमार के साथ क्या हुआ था। ये असमय लोग गए उस उम्र के जो इनके समकालीन थे। उसके बाद क्या स्थिति बनी है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं करता। अब मोदी आपको लेके कहाँ आए? मोदी ने सबसे बड़ी बात की कि हमने कश्मीर से 370 खत्म कर दी, वो 3 तलाक ले आए। सवाल ये है कि इन सब चीजों से हासिल क्या हुआ? मोदी ताकतवर होते गए, मोदी के सामने कांग्रेस का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस कमजोर हुई, 45, 52 और 55 पर आए, तो वहां पर क्या 44 पर आए, वहां क्या हुआ? मजाक बनाया और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाई कि कांग्रेस को, खासकर राहुल गांधी को केंद्रित करके अपना अभियान चलाया, और हालत ये बन गई कि राहुल गांधी को पूरे देश में पप्पू माना जाने लगा, दुनिया भर में मान लिया गया। लेकिन 2024 के चुनाव ने वो तस्वीर पलट दी है।
अब हालत यह है कि नरेंद्र मोदी पर सवाल पार्टी के भीतर, आप याद करिए चुनाव परिणाम आते ही मोहन भागवत को कुछ अहंकार जैसी चीजें याद आने लगी थी, तो मोदी तो भगवान बने। उसके बाद वही बात इंद्रेश कुमार जी ने भी कही, और भी अलग अलग स्तरों पर आप देखो तो सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी जब विस्तार हुआ तो सबसे पुराने विधायक उन्होंने कहा मैं इस लायक नहीं हूं, 15,000 दिन से मैं विधायक हूं, तो शब्द अब मुंह से निकलने लगे हैं लोगों के। और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आप ये मान लीजिए कि इतना आसान नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश ने, जहां ये गए थे कि गंगा का बेटा हूं, चाहे राम जी को जो है उंगली पकड़ के ले गए, उन बनारस और अयोध्या में, बनारस में जैसे जीते हैं वैसे सब जानते हैं, और अयोध्या में जो स्थिति हुई है वो आप और हम सब जानते हैं। होना क्या है, होना अब ये है कि नरेंद्र मोदी को अभी इशारों इशारों में जो चुनौती आ रही है उसके लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पा रहे, तो उल्टा वो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं राहुल गांधी पे हमला। अचानक उन्हें याद आ गया कि संविधान हत्या हो गई, संविधान हत्या दिवस हो गया, पिछले 10 साल से वो प्रधानमंत्री है, तब उन्हें याद नहीं आया, क्योंकि चूंकि लड़कों ने संविधान हाथ में लिया तो उन्हें संविधान हत्या दिवस दिखने लगा। कहां से और क्यों आया? क्योंकि कोई चीज नहीं है। उससे पहले विभाजन विभीषिका दिवस भी आया था। तो अरुण ये जी, इसको अरुण जी इसको ऐसे मान लिया जाए, जो आप बात करते हैं कि जैसे उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से सारा कुछ नियंत्रण के चक्कर में, पार्टी को कब्जाने के चक्कर में वहां तो कर लिया, लेकिन देश में जो प्रयास है अब तीसरी बार में सारी चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष में, विरोध में और कठिनाइयां पैदा करने के साथ साथ पार्टी को भी नीचे लेती चली जा रही है। 240 पर आके टिके। मैं आप क्या दोबारा लौटूंगा अगर आप मुझे अनुमति दें, या आप एक आध दो लाइन में खत्म करें तो मैं एक तो आनंद वर्धन सिंह साहब जुड़े हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करूंगा, धनंजय कुमार साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं संजीव जी एक ही बात कह रहा हूं कि 10 साल में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। नरेंद्र मोदी को भी ये समझना होगा कि जब वो नौटंकी करते रहे जब आए थे, अब पूरा देश उनकी नौटंकियां समझ चुका है, और सबसे ज्यादा समझा और भुगता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी तो 10 साल में मंच के सामने खड़े हो गए, लेकिन पार्टी के भीतर जो हो रहा है उसका मुकाबला कर पाना अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। और आने वाले दिनों में जो अभी आवाजें बाया मीडिया आ रही हैं वो सीधी सीधी आएंगे, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। चीजें से लेकर वापस आप तक लौटूंगा। एक तो रीपैकेजिंग, अरुण जी बहुत छोटी टिप है, रीपैकेजिंग क्या जो मुसीबतें हैं इससे मोदी जी को उबार लेंगी, जो हमारा विषय एक चीज। और दूसरा, नायडू की चुप्पी को कैसे देखेंगे? थोड़ा सा नीतीश कुमार की पार्टी और जो चिराग पासवान, उन्होंने तो थोड़ा बहुत उस पर रिएक्ट किया है, जो कुछ हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम, जिसको फिर जबरदस्त ढंग से उकेरा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। दोनों पर बहुत छोटी टिप्पणी है आपकी। संजीव जी, ऐसा है, चंद्रबाबू नायडू अभी अपनी जमीन जहां वो लौटे हैं, क्योंकि उनके साथ जो कुछ किया था जगन रेड्डी ने, वो उसकी तैयारी, उसको समतल करने की कोशिश और स्कोर बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि उनकी नजर नहीं है, उनकी नजर पूरी है, लेकिन वो मौके पर ही शॉट लगाएंगे। इससे वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ होना भी नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का धनंजय बाबू जरा ज्यादा अच्छे से बताएंगे, इनका विशाल अनुभव है उनके साथ। उनकी स्थिति तो ये हो गई कि अब सबके पांव पकड़ रहे हैं, मोदी के पांव पकड़ने के बाद वो अफसरों के पांव पकड़ने लगे। कहीं भी किसी भी स्तर पर आज देखिए, चिराग पासवान बोले हैं, उन्होंने विरोध किया है, बाकी लोगों ने उनके जेडीयू से आवाज आई है, वो जो त्यागी जी ने थोड़ा सा रिएक्ट किया है, बहुत मामूली सा। त्यागी जी को वेस्टर्न यूपी में गाजियाबाद में रहना है, त्यागी जी की दुकान बंद हो जाएगी। त्यागी जी को मैं पिछले 40 साल से जानता हूं, उनकी पूरी यात्रा शरद यादव और उनके साथ वो सब। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, मैं संक्षिप्त में बात खत्म कर रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी की जो हालत है, आज नरेंद्र मोदी की जो हालत है वो ये है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको कैसे काटा जाए। एक भाजपा नेता तो आज ये कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी आज शादी कर ले तो नरेंद्र मोदी कल 2 शादी कर लेंगे। ये समझ लीजिए आप, इस लेवल तक चले जाएंगे। ये मेरा नहीं कहना है, एक भाजपा नेता कहना है। तो ऐसे में उम्मीद बनती है कि जो अपनी जसोदा बहन है वो भी लौट आएंगी। वो तो राहुल गांधी अगर शादी कर ले तो ये स्थिति बनेगी।